अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के इस लेक्चर का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कैपिलरिटी। उर्दू में इसे कहते हैं शारियत। आप देखिए, इंग्लिश वर्ड कैपिलरिटी जो है वो कैपिलस से मिलकर बना हुआ है, और कैपिलस जो है इस लफ्ज़ का मतलब होता है बाल जैसी बारीक चीज़। यानी अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा बारीक हो तो उसे कैपिलस कहते हैं, और इसी से मिलकर जो वर्ड बना हुआ है वो है कैपिलरी ट्यूब। अब आप देखिए, कैपिलरी ट्यूब जो होती है तो वो एक ऐसी ट्यूब होती है जिसका अंदरूनी सुराख बेइंतहा बारीक होता है। यानी आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि कांच की एक ऐसी नली आपके पास है जिसका इंटरनल बोर, जिसका अंदरूनी सुराख बहुत ही ज़्यादा बारीक है। तो ऐसी किसी भी नली को जिसका अंदरूनी सुराख बहुत ज़्यादा बारीक हो उसे कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कैपिलरी ट्यूब जो है, जब इसको आप किसी गीला करने वाले माए में डुबाते हैं, जैसे पानी में डुबाते हैं, तो ये जो माए है ये उसमें चढ़ जाता है, ये उसके अंदर ऊपर उड़ जाता है। लेकिन अगर आप इस कैपिलरी ट्यूब को किसी गीला ना करने वाले लिक्विड में अगर आप उसको डुबाते हैं, यानी नॉन वेटिंग लिक्विड में अगर आप उसको डुबाते हैं, तो वो आम लेवल से नीचे रह जाता है, वो उसमें चढ़ नहीं पाता बल्कि वो नीचे उतर जाता है। तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर किसी भी माए का इस तरह से उतार या चढ़ाव, यानी ऊपर चढ़ जाना या नीचे रह जाना, ये जो अमल होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं शारियत या कैपिलरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिलरिटी जो है, अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो बहुत सिंपल वे में ऐसा कह सकते हैं कि कैपिलरिटी इज़ द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड इज राइज और फॉल इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। यानी शारी नली के अंदर किसी माए के उतार या चढ़ाव का जो अमल होता है उसे शारियत कहते हैं। ओके, तो ये थी शारियत की तारीफ। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि शारियत जो है वो होता क्यों है, मतलब कि क्या रीज़न है, क्यों गीला करने वाला माए इसके अंदर ऊपर चढ़ जाता है और क्यों गीला ना करने वाला माए इसमें नीचे रह जाता है। तो आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि गीला करने वाले माए के अंदर पानी जो मतलब मिसाल के तौर पर पानी शेरी नली के अंदर ऊपर क्यों चढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस फिगर पे नज़र डालिए। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ये एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर आपने पानी जो है वो यहाँ तक लिया हुआ है। अब आप इस बर्तन के अंदर एक कैपिलरी ट्यूब जो है उसको डुबाइए। तो सपोज़ करो यहाँ पर ये मैंने एक कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर डुबा दिया। अब यहाँ पर ये फिगर में तो ये ट्यूब काफ़ी बड़ी बताई जा रही है, लेकिन रियलिटी में ये इतनी बड़ी ट्यूब नहीं है, ये ट्यूब काफ़ी छोटी है और इसके अंदर का जो सुराख है वो बाल जैसा बारीक सुराख है। ओके, अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि सबसे पहले हम पानी की जो फितरत है उसको ध्यान में रखते हैं। आप देखिए, पानी गीला करने वाला होता है और जब भी वो किसी सॉलिड को टच करता है तो वो थोड़ा सा ऊंचा उठ जाता है। मतलब यहाँ पर ये इस जगह पर पानी का डिज़ाइन कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ बाहर इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा रहेगा, और अगर आप अंदर गौर करें तो अंदर भी यहाँ पे उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा रहेगा इस अंदाज में। ओके, और यहाँ बाहर भी हमको उसको इस तरह से बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये बर्तन के अंदर मैंने यहाँ पर इस जगह पर पानी जो है उसका डिज़ाइन इस तरह से लिया हूँ। ठीक है, अब हम इस फिगर में चार अलग अलग जगहों पर चार अलग अलग पॉइंट्स लेंगे। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ A, और एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर B, एक पॉइंट लेते हैं C, और इस जगह पर पॉइंट D। आप देखिए, मैंने चार पॉइंट्स लिया हूँ। चार में से A और B 2 पॉइंट हवा में हैं और C और D ये 2 पॉइंट्स पानी में है। ओके, इसके अलावा अगर आप एक और चीज़ पे गौर करें, आप देखिए यहाँ पे इन चार में से 2 नुक्ते ऐसे हैं जो कैपिलरी ट्यूब के बाहर है, मतलब A और C कैपिलरी ट्यूब के बाहर हैं और B और D कैपिलरी ट्यूब के अंदर हैं। ओके, अब आप एक चीज़ पे गौर कीजिए कि पॉइंट A और पॉइंट B ये दोनों हवा में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट A पर और पॉइंट B पर जो दबाव आएगा ऊपर से हवा का, तो माहौलियाती दबाव होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं
कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, मतलब प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। मान लो कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, ओके। अब आप एक चीज़ पे गौर कीजिए, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ बताया था कि अगर किसी सयाल का लेवल, यानी किसी माए का लेवल अगर ऐसा हमवार अगर हमको दिखता है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके ऊपर का दबाव और उसके नीचे का दबाव सेम होगा। तो ये वाली बात यहाँ पर लागू होगी। आप देखिए यहाँ पर ये पानी की सतह बिल्कुल हमवार एकदम सीधी है, और एकदम सीधी सतह के ऊपर पॉइंट ए है और नीचे पॉइंट सी है। ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब ऊपर वाला दबाव और नीचे वाला दबाव दोनों सेम होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए पर दबाव और पॉइंट सी पर दबाव एक जैसा होगा, यानी पॉइंट प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप एक चीज़ पे गौर कीजिए, यहाँ जो मैंने 4 अलग अलग पॉइंट्स लिया था, इन 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर दबाव बिल्कुल एक जैसा पाया गया, और वो 3 नुक्ते कौन से हैं? ए, बी और सी। आप लोग गौर करो, पॉइंट ए का दबाव, पॉइंट बी का दबाव और पॉइंट सी का दबाव, ये तीनों दबाव एक दूसरे से इक्वल आ गए। तो मैं यहाँ पे इन तीनों को लिख देता हूँ, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। लेकिन ये क्यों तीनों इक्वल है, उसका रीज़न यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया है। ओके, पी ए जो है वो पी बी से इक्वल है, लेकिन पी ए जो है वो पी सी से इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी बी और पी सी भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये तीनों एक दूसरे से इक्वल हो गए। ओके, चलो अब हम यहाँ पर इस आर्टिकल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हमने एक चीज़ के ऊपर गौर करना है कि अगर पानी की सतह यानी माए की जो सतह है, अगर वो कर्व्ड है, अगर वो ऐसा मुनहनी शेप में आती है, तो उसका क्या मतलब होता है। तो मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, मैं एक बार फिर से यहाँ रिपीट कर देता हूँ एकदम शॉर्ट में। आप देखिए, अगर पानी की सतह ऐसी है हमवार, तो इसका मतलब होगा कि इसके ऊपर और नीचे का दबाव सेम है। और अगर पानी की जो सतह है वो इस तरह से है, यानी यहाँ पर ऐसा मकरनुमा अंदाज में, यानी एक ऐसा कॉनकेव शेप अगर उसमें बन गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर का दबाव ज़्यादा होगा बनिस्बत नीचे के। ये नीचे दबी है, इसका मतलब ऊपर का दबाव जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए तो वो नीचे दब गई है। तो अब आप इस कंसेप्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पर हमको ये पानी की ये जो सतह है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, ये कुछ तो भी ऐसी दबी हुई, ऐसी गोल नज़र आ रही है, मकर जैसी नज़र आ रही है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी का जो दबाव है वो डेफिनेटली ज़्यादा है पॉइंट डी के मुकाबले में। तो यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि प्रेशर एट बी इज़ ग्रेटर देन प्रेशर एट डी। मतलब नुक्ता बी पर हवा का जो दबाव है, माहौलियाती दबाव, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट डी पर जो दबाव है वो कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर सिर्फ इस लिक्विड का जो कर्वेचर है उसको देखकर हमने ये बात कही, यानी प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट डी। बी पॉइंट पर दबाव ज़्यादा होगा और डी पॉइंट पर दबाव कम होगा। अब आप एक चीज़ देखिए, ये वाला जो हमको अभी यहाँ पर पॉइंट मिला है, इस चीज़ को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं ऊपर वाले इसमें। और ऊपर वाले इसमें हम उसको कैसे यूज़ करेंगे वो देखिए। आप गौर कीजिए कि पॉइंट बी और पॉइंट सी का दबाव एक जैसा है। ओके, लेकिन पॉइंट बी का दबाव पॉइंट डी से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट सी का दबाव जो है वो पॉइंट डी से ज़्यादा होगा। ओके, यानी क्लियर कट हमको क्या चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर, हमको पता है कि पी बी जो है वो काय के बराबर है, पी सी के। इसलिए मैं यहाँ पे पी सी की कीमत रख सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पी सी की वैल्यू लूँगा, मुझे क्या मिलेगा? पी सी ग्रेटर देन पी डी। मतलब यहाँ का दबाव ज़्यादा हो गया और यहाँ का दबाव कम हो गया। और अब आप गौर कीजिए, अगर पॉइंट सी पर अगर पानी में, यानी इस जगह पर पानी का दबाव अगर ज़्यादा है और इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर पॉइंट डी पर अगर यहाँ पानी का दबाव कम है, तो ये एक कुदरती बात है कि पानी जो है या कोई भी सयाल जो है वो हमेशा ज़्यादा दबाव से निकलकर कम दबाव के इलाके में जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो पानी है वो यहाँ से निकलकर इधर आना शुरू हो जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ का पानी इधर आना शुरू हो जाएगा। चारों तरफ का जो पानी है, कैपिलरी ट्यूब के बाहर का जो पानी है, वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। और कब तक आएगा? जब तक पानी, मतलब जब तक पानी का दबाव जो है पॉइंट सी और पॉइंट डी पर यकसा नहीं हो जाता।
जब तक कि पॉइंट सी और पॉइंट डी का दबाव इक्वल नहीं हो जाता तब तक यहाँ का पानी और यहाँ का पानी यानी चारों तरफ का पानी कैपिलरी ट्यूब के अंदर नहीं आता। अब आप गौर कीजिए, अगर चारों तरफ से पानी इसके अंदर आएगा तो डेफिनेट बात है कि ये लेवल ऊपर उठते जाएगा, और अगर ये लेवल ऊपर उठता जाएगा तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद, यानी जैसे ही हम कैपिलरी ट्यूब में पानी को डुबाते हैं तो हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद पानी हमको यहाँ नज़र आएगा इस जगह पर, यानी उसकी जो बुलंदी है वो यहाँ से उठकर यहाँ चली जाएगी, और ये जो मेनिस्कस है तो वो हमको यहाँ मिलेगा एक पर्टिकुलर हाइट पर, यानी यहाँ से एक हाइट तक वो चला जाएगा। तो ये हमको यहाँ पर पानी जो है वो इस तरह से इसमें दिखाई देगा। तो आप लोग गौर कीजिए कि अगर हम किसी कैपिलरी ट्यूब को पानी जैसे किसी लिक्विड में डालते हैं, यानी गीला करने वाले लिक्विड में अगर डालते हैं तो पानी जो है उसमें ऊपर चढ़ जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि गीला ना करने वाले सैयाल में क्या होगा। यानी अब मान लीजिए कि अब हम कोई ऐसा लिक्विड लेते हैं जो कि गीला नहीं करता है, यानी कैपिलरी ट्यूब की कांच को वो गीला नहीं करता है। ज़ाहिर है ऐसा एक लिक्विड जो है हम जानते हैं वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो एक ऐसा लिक्विड है जो कांच की कैपिलरी ट्यूब को जो है वो गीला नहीं करेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, सपोज़ करो कि हमने एक बर्तन लिया और अब इस बर्तन के अंदर हमने इस लेवल तक मर्क्यूरी को ले लिया। ओके, यानी यहाँ पर इस जगह पर ये क्या चीज़ है, मर्क्यूरी है। ओके, पारा है। अब हम इसमें एक कैपिलरी ट्यूब लेंगे, तो इसमें एक कैपिलरी ट्यूब को हम ये इस तरह से ले लेते हैं इस अंदाज में। मान लो कि मैं यहाँ पर ये ऐसे एक कैपिलरी ट्यूब ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए कि कैपिलरी ट्यूब जैसी मैं यहाँ पे डालूँगा तो पारे का जो नेचर है वो ये है कि वो गीला नहीं करता है या वो सॉलिड से दूर जाने की कोशिश करता है। इसका नतीजा ये होगा कि यहाँ पर इसका जो लेवल है वो कुछ तो भी ये ऐसा बनाना पड़ेगा, तो जाहिर है वही लेवल यहाँ भी बनाना पड़ेगा इस अंदाज में। ओके, यानी यहाँ पर भी हमको वो कुछ ऐसा ही नज़र आएगा। इसके अंदर हम यहाँ पर भी इसको यही वाला शेप में बनाना पड़ेगा हमको ऐसे, और यहाँ बाहर भी हम वो उसको यही वाले शेप में बनाएंगे। तो चलिए देखिए, ये इस तरीके से हमने एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी जो है, पारा जो है, तो उसकी लेवल बना दिए। अब हम फिर से 4 नुकात लेंगे अलग अलग। तो मान लो कि मैं यहाँ पर पॉइंट ए लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट बी, यहाँ पर पॉइंट सी और यहाँ पर पॉइंट डी। जैसा कि आप देख रहे हो पॉइंट ए और बी हवा में है, पॉइंट सी और डी पारे में है। इसी तरह से पॉइंट ए और सी कैपिलरी ट्यूब के बाहर हैं और पॉइंट बी और डी कैपिलरी ट्यूब के अंदर हैं, ठीक है। अब हम इस फिगर के अंदर कुछ चीज़ों पे गौर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी हवा में हैं, और जब ये दोनों पॉइंट्स हवा में हैं इसका मतलब इन पर जो दबाव पड़ेगा वो हवा के ज़रिए माहौलियाती दबाव होगा। तो माहौलियाती दबाव पॉइंट ए पर, माहौलियाती दबाव पॉइंट बी पर यकसा होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट हवा में हैं इसलिए दोनों पर सेम आएगा। ओके, अब यहाँ पर हम एक और चीज़ लेते हैं। आप देखिए ये जो लेवल है ये एकदम हमवार है, एकदम सीधी लेवल है, और सीधी लेवल उसी वक्त हो सकती है जब उसके ऊपर का दबाव और नीचे का दबाव एक जैसा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, मतलब जितना दबाव पॉइंट ए पर है उतना ही दबाव पॉइंट सी पर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पारे की जो लेवल है वो बिल्कुल हमवार है, एकदम उसकी सतह जो है वो एक जैसी है, ठीक है। अब आप गौर कीजिए कि पॉइंट ए पॉइंट बी से इक्वल है, मतलब प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। उसी तरह से प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों प्रेशर इक्वल हो गए। तो और अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी, मतलब ए बी और सी ये 3 नुक्तों के ऊपर प्रेशर बिल्कुल एक जैसा है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब हम वापस चलते हैं कर्व्ड सरफेस या कर्व्ड जो मीनिस्कस होता है उसके नेचर पर। आप देखिए, अगर कोई लिक्विड की सतह ऐसी है हमवार, तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर का दबाव और नीचे का दबाव सेम है, जब तो ये सीधी है। ओके, लेकिन अगर अचानक यहाँ पर इसमें हमको इस तरह का एक उभार नज़र आ जाए,
तो ये इस बात की दलील होगी कि इसके नीचे से इसको दबाया गया है, मतलब इसको नीचे से ऐसे लौटेंगे तभी तो जाकर इसमें ऐसा उभार बनेगा। अब ये उभार ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का दबाव ज़्यादा है यहाँ के मुकाबले में। तो किसी भी कर्व सरफेस के अंदर का दबाव ज़्यादा होता है। इस बात को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए ये वाला जो शेप है हमको यहाँ दिख रहा है ऐसे, ओके, यानी पारे के अंदर पारे का जो शेप है मेनिस्कस का वो बिल्कुल हमको ऐसा उभार जैसा दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे का दबाव ज़्यादा होगा, जब भी तो ये ऐसा ऊपर उठ गया है। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती कि प्रेशर एट डी इज़ ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, मतलब पॉइंट डी पर प्रेशर ज़्यादा है पॉइंट बी के मुकाबले में, ओके। लेकिन अब आप एक चीज़ पे गौर करो कि पॉइंट बी का दबाव पॉइंट ए के बराबर है, पॉइंट ए का दबाव पॉइंट सी के बराबर है, लेकिन पॉइंट डी का दबाव पॉइंट बी से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों दबाव सेम है तो फिर क्लियर हो जाता है कि पॉइंट डी का दबाव पॉइंट सी से ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पर हम क्या चीज़ प्रूफ कर दिए, हमको ये पता चल गया, यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि पॉइंट डी का जो दबाव है वो ग्रेटर देन प्रेशर एट सी है। यानी जितना दबाव पॉइंट डी पर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा उतने दबाव से जो पॉइंट सी पर है, ओके। और अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर गौर करें तो एक चीज़ हमको ये समझ में आ रही है कि यहाँ दबाव ज़्यादा है और यहाँ दबाव कम है। यहाँ मतलब ये पूरे चारों तरफ कैपिलरी ट्यूब के बाहर पारे के अंदर, तो कैपिलरी ट्यूब को डुबाते बराबर उसके अंदर जो पारा है उसमें दबाव बढ़ गया है बाहर के मुकाबले में। बाहर जो पारा है उसमें दबाव कम है और पारे का दबाव यहाँ ज़्यादा है। और कुदरत का एक कानून है कि कोई भी सैयाल ज़्यादा दबाव वाले इलाके से निकलकर कम दबाव वाले इलाके में जाता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ दबाव ज़्यादा है तो यहाँ से लिक्विड निकलकर इधर आना शुरू हो जाएगा और ये फ्लो कब तक चलेगा, तो ये बहाव उस वक्त तक चलता रहेगा जब अंदर का दबाव और बाहर का दबाव सेम नहीं हो जाता। जैसे ये दोनों दबाव सेम हो जाएंगे तो इसका ये फ्लो बंद हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब यहाँ का ये पारा नीचे निकलकर फ्लो हो रहा है, नीचे जा रहा है यानी कैपिलरी ट्यूब के बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये वाली जो लेयर है, ये जो लेवल है, ये घसरती जाएगी, ये नीचे आते जाएगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इस जगह पर पारे का जो लेवल है वो हमको कुछ तो भी हमको उसको ऐसे बनाना पड़ेगा इस अंदाज में, ओके। यानी वो जो लेवल है वो वहाँ नहीं रहेगा जहाँ वो नॉर्मल लेवल में था, बल्कि वहाँ से वो थोड़ा सा ऐसा नीचे नीचे जो है वो सरक जाएगा। ये जो चीज़ है इस अमल को कैपिलरी फॉल कहते हैं, ओके। इससे पहले जब हमने पानी की मिसाल देखे थे उसके अंदर वो चढ़ गया था तो उसे कैपिलरी राइज कहते हैं, ओके। यानी हाइट तक चढ़ जाना और अगर नीचे गहराई के अंदर रह जाना, नीचे उतर जाना, इस चीज़ को बोलेंगे कैपिलरी फॉल। तो इस तरह से हम दबाव को बुनियाद बनाकर यानी माहौलियाती दबाव को इस्तेमाल करके या लिक्विड के दबाव को इस्तेमाल करके हम ये चीज़ साबित कर सकते हैं कि गीला करने वाले सैयाल में शेरी नली के अंदर जो लिक्विड का जो लेवल है वो ऊंचा उठ जाता है, कैपिलरी राइज हमको उसमें मिलता है। और उसी तरीके से अगर गीला ना करने वाला लिक्विड है तो उसके अंदर हमको कैपिलरी फॉल मिलेगा, मतलब नॉर्मल लेवल से वो थोड़ा सा नीचे रह जाएगा, ओके। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक का अपना ये जो आर्टिकल है वो समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं और वो है कि हमको कैपिलरी राइज जो है उसके लिए फॉर्मूला हासिल करना है या फिर हमको कैपिलरी ट्यूब को इस्तेमाल करके सतही तनाव जो है उसका ज़ाब्ता अख़ज़ करना है, ठीक है। यानी किस तरीके से हम कैपिलरी राइज के लिए या सतही तनाव के लिए ज़ाब्ता अख़ज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसके टोटल मिलाकर दो अलग अलग तरीके हैं, ओके। हम यहाँ पर सबसे पहला जो तरीका है उसको पहले हम डिस्कस कर लेते। पहला तरीका जो है उसमें हम कुव्वतों को इस्तेमाल करेंगे। आप लोग सबसे पहले इस फिगर पे नज़र डालिए। देखिए यहाँ मान लो कि ये एक बीकर है, एक बर्तन है मान लो, और इस बर्तन में हमने इस लेवल तक पानी लिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब जो है वो डालते हैं। तो मान लो कि हमने इस तरह से एक कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर डुबा दी है। याद रखिए कैपिलरी ट्यूब बहुत ही बारीक होती है। यहाँ हम उसको बड़ा सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि वो इजीली आपको नज़र आए, ठीक है। अब आप देखिए अभी हमने जैसा साबित किए थे
कि जैसे हम कैपिलरी ट्यूब को पानी में डुबाते हैं तो पानी उसमें चढ़ जाता है एक ख़ास लेवल तक। तो क्या होगा, इसके अंदर पानी जो है वो यहाँ पर चढ़ जाएगा, इस तरह से वो इस तरह का शेप इसमें हमको नज़र आएगा। मेनिस्कस जो है वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ पे गौर कीजिए कि यहाँ पर ये मेनिस्कस है, यानी ये कर्व है ऐसा। तो ये वाली जो बुलंदी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बुलंदी है h, और जाहिर सी बात है ये बुलंदी के अंदर यहाँ पर ये पानी मौजूद है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा इसमें पानी मौजूद है। तो अगर हम सिर्फ इतनी फिगर पे गौर करें तो एक चीज़ हमको ये समझ में आएगी कि इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर ये जो पानी का ये जो सुतून हमको दिखाई दे रहा है, पानी का ये जो सिलेंडर नुमा यानी इस्तवाना नुमा ये जो सुतून हमको दिख रहा है, तो इस पर सबसे पहली कुव्वत जो अमल करने वाली होगी वो होगी इसका वज़न डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी सबसे पहली कुव्वत कौन अमल करने वाली है, नीचे की सिमत के अंदर इसका वज़न, जिसको हम आमतौर पर mg कहते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसी कुव्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। मान लो कि मैं इसका नाम रख देता हूँ F1 और उसकी कीमत कितनी है, mg के बराबर। ओके, अब हम यहाँ पर ये m की वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, आपको पता है कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कमियत बटे हजम। आप गौर करो कि यहाँ पर m का मतलब है इस कॉलम के अंदर, यानी ये जो पानी का सुतून है इसमें मौजूद पानी की कमियत, और v का मतलब है इतने इलाके के अंदर जो पानी मौजूद है सिर्फ उसका वॉल्यूम। और ये जो इसके अंदर जो पानी जो है वो इस्तवाना नुमा है। इस्तवाना नुमा होने की वजह से यहाँ पर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, क्योंकि इस्तवाने का जो हजम है वो हमेशा होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर का मतलब यहाँ पे इसका रेडियस है, यानी ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका ये वाला जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, और एच मतलब ये सुतून, पानी के सुतून की बुलंदी है। अब आप ये दोनों नंबरों को इधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, ये हमारे पास m की कीमत आ गई। m की ये जो कीमत है अगर हम इसको यहाँ ला के रख देते हैं तो हमको ये पहले वाली कुव्वत मिल जाएगी। यानी पहले वाली कुव्वत हमको क्या मिली यहाँ पर, F1 इज इक्वल टू m, और m की जगह पर ये आ जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। m की वैल्यू रख दी है, साथ में g मौजूद है। ओके, तो ये हो गया पहली कुव्वत जो पानी के सुतून पर अमल कर रही है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे अपना डिस्कशन बढ़ाते हैं। हमको अब ये देखना है कि पानी का ये जो वज़न है, यानी ये जो कुव्वत है ये उसको नीचे खींच रही है, लेकिन पानी नीचे नहीं जा रहा है बल्कि वो इस जगह रुका हुआ है। इसका मतलब कोई तो भी कुव्वत है जो उसको ऊपर की जानिब भी खींच रही है। तो वो जो ऊपर वाली जो कुव्वत होगी हमको अब वो मालूम करना है। तो उसे मालूम करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर हम एक ऐसा ममास बनाएंगे। मान लो कि ये जो टी है ये ममास है, और जाहिर सी बात है इसी ममास की सिमत में हम सतही तनाव भी लेंगे। तो ये टी का मतलब टेंजेंट भी ले सकते हैं और सतही तनाव भी ले सकते हैं। ओके, अब आप देखिए कि इस टेंजेंट ने इस सॉलिड सतह के साथ माए की जानिब से ये वाला एंगल बनाया है। यहाँ आप गौर कीजिए अंदर। ओके, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, ये ज़ाविया ताल्लुक़ है। और अगर ये ज़ाविया ताल्लुक़ है तो फिर इस ज़ाविया ताल्लुक़ को बुनियाद बनाकर हम एक काम कर सकते हैं, इस कैपिटल टी के यानी ये जो सतही तनाव है इसको हम तहलील कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं दो अलग अलग अज्जा में। एक जुज़ इधर जाने वाला होगा यानी उमूदी, और एक जुज़ इधर जाने वाला होगा यानी उफ़की। ओके, आप याद रखिए मैंने इसको उफ़की इसलिए कहा हूँ क्योंकि वो इस कैपिलरी ट्यूब के साथ में जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो उसको उमूदी भी बोल सकते हो क्योंकि हमारे लिहाज से वो उमूदी है, हमको यानी नज़र आ रहा है कि वो उमूदी है, इसलिए हम उसे उमूदी भी कह सकते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पर इस जगह पर एक जुज़ इधर जाएगा और एक जुज़ जो है वो ऐसे जाएगा। अब आप गौर कीजिए कि ये वाला जुज़ जो होगा, जाहिर सी बात है इस टी का एंगल थीटा यहाँ बना हुआ है, तो ये वाला जो जुज़ है ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इस लाइन के साथ उमूदन ये है इसलिए ये हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से सतही तनाव यानी सरफेस टेंशन जो है कैपिटल टी, उसको हमने दो अलग अलग कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिए, उसको दो टुकड़ों में तकसीम कर दिए। एक सपोज करो कि ये उफ़की जुज़
या उमूदी जूस बोल दो, अगर उमूदी सिम्बल में देख रहे हैं तो टी कॉस थीटा, और एक उफ्की जूस टी साइन थीटा। ठीक है, ये हो गई बात यहाँ पर सतही तनाव की। अब आप गौर करो कि जैसा मैंने यहाँ पर सतही तनाव इस पॉइंट पर बनाया हूँ, वैसे ही अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो यहाँ पर भी उसके दो टुकड़े होंगे, एक इधर जाएगा टी साइन थीटा और एक ऊपर जाएगा टी कॉस थीटा। तो ऊपर जाने वाला टी कॉस थीटा तो बाकी बचेगा, लेकिन इधर वाला टी साइन थीटा इस टी साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इधर जा रहा है तो ये टी साइन थीटा इधर जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नतीजा ये निकलेगा कि ये जो सयाल है, ये जो पानी है यहाँ पर, इस पानी के ऊपर सिर्फ ऊपर की जानिब अमल करने वाली कुव्वत बाकी बचेगी, और वो है टी कॉस थीटा। ओके, क्लियर सब लोगों को इतना? अब आगे बढ़ाते हैं। अब आप एक चीज़ पे गौर करो कि ये ऊपर की जानिब अमल करने वाला ये जो टी कॉस थीटा है, तो ये सतही तनाव की कुव्वत है, और सतही तनाव की कुव्वत के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया था, सतही तनाव इज इक्वल टू कुव्वत बटे लंबाई। क्योंकि हमेशा सतही तनाव क्या होता है, कुव्वत अपॉन में लंबाई। यहाँ ये जो F है, F का मतलब रहेगा उमूदन ऊपर की जानिब अमल करने वाली कुव्वत, तो मैं उसका नाम F2 रख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये T का मतलब हो जाएगा टी कॉस थीटा, क्योंकि हम उमूदी जूस की बात कर रहे हैं, ऊपर वाली जूस की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू ये जो F है, F का मतलब रहेगा ऊपर अमल करने वाली कुव्वत, इस सयाल के ऊपर ऊपर बुलाने वाली कुव्वत, तो हम उसका नाम रख देते हैं F2 अपॉन L। अब सवाल आएगा कि L क्या लोगे, तो आप गौर कीजिए कि L का मतलब यहाँ पर हमको ये वाला L लेना पड़ेगा, ये इस तरह का L। ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये ऐसी पूरी गोल है, उसका जो मुंह है वो गोल है, और गोल मुंह होने की वजह से हमको उसका सरकमफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा ऐसा गोल सतह बनाएगा उसके अंदर, तो और उसका रेडियस r है, इसका मतलब यहाँ L का मतलब हो जाएगा 2 पाई r। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट ध्यान में आ गया होगा। अब आप देखिए कि टी कॉस थीटा यानी ऊपर की जानिब अमल करने वाला सतही तनाव की कुव्वत इज इक्वल टू F2 अपॉन 2 पाई r। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर इक्वेट कर सकते हैं। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, ये 2 पाई r को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा। ओके, और अब अभी जैसा हमने बात किए थे शुरू में कि जब कैपिलरी ट्यूब के अंदर पानी एक ख़ास लेवल तक ऊपर चढ़ता है तो उसके बाद वो रुक जाता है, उसके बाद वो एक तरह के इक्विलिब्रियम में आ जाता है, एक तरह का उसके अंदर तवाज़ुन आ जाता है, और तवाज़ुन जाहिर सी बात है उसी वक्त होगा जब उस पर अमल करने वाली ऊपर की जाने वाली कुव्वत और नीचे की जाने वाली कुव्वत इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो कुव्वत है नीचे की सिमत और ये वाली जो कुव्वत है ऊपर की सिमत, ये दोनों कुव्वतें मसावी होंगी। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि F2 मस्ट बी इक्वल टू F1। ओके, ये दोनों कुव्वतें एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल हैं। तो अब आप ये दोनों इक्वेशंस यहाँ ला के रख दीजिए, यह आ जाएगा 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू F1, और उसकी कीमत है रो इंटू पाई r स्क्वायर इंटू h इंटू जी। ओके, अब आप यहाँ पर t की वैल्यू मालूम करना अगर है तो हम एक काम कर सकते हैं, 2 पाई r और कॉस थीटा को उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों को उधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू ये हो जाएगा रो इंटू पाई r स्क्वायर इंटू h इंटू जी डिवाइडेड बाय 2 पाई r इंटू कॉस थीटा। ओके, और अब आप इस फॉर्मूले के अंदर देखिए कि इसमें कौन किसके साथ कट सकता है। तो बहुत आसानी के साथ हमको नज़र आ रहा है, यहाँ पे पाई से ये पाई कट जाएगा, इस r से ये r का स्क्वायर कट जाएगा, एक r ऊपर बाकी बचेगा। इसका मतलब जो फाइनल फार्मूला हमको मिला वो मिला t इज इक्वल टू रो r h और g। ओके, तो जनरली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं r h रो g, और अपॉन में क्या बचा है 2, और साथ में कौन है cos थीटा। ओके, तो इस तरीके से हम सतही तनाव के लिए फॉर्मूला अखज़ कर सकते हैं कैपिलरी एक्शन की बुनियाद पर, यानी कैपिलरी ट्यूब को इस्तेमाल करके, शारी नली को इस्तेमाल करके सतही तनाव का ज़ाब्ता जो है वो अखज़ किया जा सकता है इस अंदाज में। ओके, मुझे यकीन है कि आपको ये
समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम इसी फॉर्मूले को बेस बनाकर कैपिलरी राइज भी मालूम कर सकते हैं। आप देखिए, हम इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ी सी तब्दीलियां करेंगे, और क्या तब्दीलियां कर सकते हैं तो वो आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए। आप देखिए यहाँ पे इस एच को छोड़कर बाकी लोगों को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये अपॉन वाले लोग ऊपर जाएंगे और बाकी लोग जो है वो अपॉन में चले जाएंगे। इसका मतलब हमको एच के लिए जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा टी इंटू 2 cos थीटा, और अपॉन में आ जाएगा r इंटू रो इंटू जी। ओके, तो ये फॉर्मूला कैपिलरी राइज को जाहिर करता है गीला करने वाले माए के लिए। ओके, यानी जब भी कोई माए किसी कैपिलरी ट्यूब के कांच को गीला कर सकता हो तो उसमें कैपिलरी राइज के लिए ये फॉर्मूला होगा। ओके, ये था ये फॉर्मूला जो है, तो ये हमने यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब के अंदर अमल करने वाली मुख्तलिफ कुव्वतों को ध्यान में रखकर हमने ये फॉर्मूला अख़ज़ किया हुआ है। अब हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करना चाहेंगे। हमारा जो दूसरा मेथड है वो है प्रेशर डिफरेंस को बुनियाद बनाकर। देखिए इस बात का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो आप एक फिगर जो है उसको देखकर समझ लीजिए। मान लो कि ये कैपिलरी ट्यूब है। ओके, और इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर एक पर्टिकुलर लेवल तक, यानी मान लेते हैं कि ये लेवल तक ऐसे पानी जो है वो ऊपर चढ़ गया है। अब आप एक चीज़ पे गौर कीजिए कि यहाँ पे ये पानी का जो शेप है ये एकदम ऐसा गोल कर्व जैसा है, और ये गोल कर्व जैसा होने की वजह से हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ कहीं तो भी इसके कर्वेचर का सेंटर होगा, मरकज़ होगा, और इसको मरकज़ मानकर यहाँ पर हम एक ऐसा तस्वुराती दायरा इमेजिन कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ तो ये फासला r होगा। r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। ये जो मेनिस्कस है, ये जो कर्व्ड यहाँ पे सतह बन गई, यानी ये इस तरह से जो मकरनुमा सतह यहाँ पे बनी हुई है। ओके, तो इस सतह का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। अब हम एक काम करते हैं, इस फिगर में अगर मैं यहाँ से एक ऐसा फासला लूँ इस जगह पर, तो मुझे ये फासला स्मॉल r लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब होगा। यानी ये इस शारी नली, ये जो शारी नली जो है उसका निस्कुत्र है स्मॉल r, तो ये कुछ तो भी इस तरह से आ जाएगा। और अब आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर मैं यहाँ एक ममास अगर बनाता हूँ, वो ममास इसके ऊपर ये जो चीज़ यहाँ पर, मतलब यहाँ अगर एक ममास आएगा तो ये रेडियस है, और रेडियस और ममास एक दूसरे के ऊपर, चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पहले उसको एग्जैक्टली बना के देखते हैं। तो मान लो कि मैं यहाँ पे सतही तनाव दिखाने के लिए एक ममास बनाता हूँ, तो ये मैंने एक ममास तैयार किया। अब ये ममास और ये रेडियस ये एक दूसरे के ऊपर एंगल 90 का एंगल बनाएंगे। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि जो एंगल यहाँ बनेगा, यानी एंगल थीटा जो कि ज़ाविया ताल्लुक़ है, तो इस फिगर की ज्योमेट्री के लिहाज से वही वाला एंगल यहाँ भी बनना चाहिए। तो इस जगह पर वो एंगल थीटा बनेगा। ठीक है, अब हम इस फिगर को देखकर, यानी यहाँ पर ये जो छोटा सा जो ट्रायंगल तैयार हुआ है, इस ट्रायंगल के अंदर हम साइन कॉस टैन वगैरह निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा जो है वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कॉस थीटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, कोई भी कायमत ज़ाविया मुसल्लस में कॉस की डेफिनेशन होती है कि मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र। अब आप गौर करो, इस मुसल्लस के अंदर ये वाला एंगल 90 का है और ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये वाली जो साइड है, यहाँ पर ये जो साइड नजर हमको दिख रही है, ये साइड दरअसल मुत्तसिला ज़िला है, और 90 के अपोजिट ये वाला जो रेड कलर में आप देख रहे हो, तो ये उसका वित्र है। इसका मतलब कॉस थीटा की जो कीमत है वो हो जाएगी स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। क्लियर सब लोगों को, इतना ध्यान में आया? तो ये कीमत आ गई कॉस थीटा की। अब आप कैपिटल R को शिफ्ट कर दो तो आपको मिलेगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू कॉस थीटा। ओके, तो इस तरह से हम कैपिलरी ट्यूब जो है उसका रेडियस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक पुराना एक आर्टिकल जो हमने पहले किया है उसको बुनियाद बनाते हैं।
आप देखिए हमने इससे पहले भी शुरू में मतलब जहाँ पर हमने प्रेशर का कंसेप्ट देखा था और उसके बाद फिर अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लाप्लास इक्वेशन देखा था। तो अगर हम उन इक्वेशंस को बेस बनाएं तो आप याद रखिए कि किसी भी लिक्विड के लिए जो प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस हमेशा होता है रो जी एच के बराबर, और इसकी जो कीमत होती है रो जी एच की कीमत जो है वो लाप्लास इक्वेशन के मुनासिबत से अगर हम बात करें तो उसकी कीमत होती है 2 टाइम्स टी अपॉन कैपिटल आर के बराबर। ओके, ये आप ध्यान में रखिए। ये जो फॉर्मूला है ये प्रेशर डिफरेंस का है। इसको अभी लास्ट लेक्चर में हमने पी आई माइनस पी ओ के रूप से भी मालूम किया था। ओके, तो पी आई माइनस पी ओ मतलब अंदरूनी दबाव माइनस बैरूनी दबाव की शक्ल में, तो वो रो जी एच जो कीमत है। और उससे पहले वाला अगर आर्टिकल अगर आप देखें तो वहाँ पर हमने इसको प्रेशर गैज के तौर पर भी लिया हुआ है। ओके, तो ये चीज़ जो है वो 2t अपॉन कैपिटल आर के बराबर आ जाएगी। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसमें ये जो कैपिटल आर जो है तो उसकी कीमत हम यहाँ से बना सकते हैं इस फॉर्मूले पर से। आप देखिए अगर मैं यहाँ से कैपिटल आर की कीमत बनाना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा, आर अपॉन कॉस थीटा। तो ये कीमत मैं यहाँ ला के रख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, रो जी एच इज इक्वल टू 2t अपॉन कैपिटल आर की जगह पर आ जाएगा आर अपॉन कॉस थीटा। ओके, और अब ये कॉस थीटा ऊपर आ जाता है तो रो जी एच इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी अपॉन आर। और अब आखिरी स्टेप, आप अगर कैपिलरी राइज मालूम करना चाहते हैं तो रो इंटू जी को उधर शिफ्ट कर दो तो आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आप सतही तनाव मालूम करना चाहते हैं तो आप 2 कॉस थीटा और आर को इधर शिफ्ट कर दो तो आपको टी मिल जाएगा। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टी इज इक्वल टू, अगर हम ये 2 कॉस थीटा और आर को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आर ऊपर जाएगा और 2 कॉस थीटा नीचे जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, आर रो इंटू जी इंटू एच इंटू आर और अपॉन में क्या आएगा 2 कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम सतही तनाव जो है वो मालूम कर सकते हैं प्रेशर डिफरेंस, यानी जो प्रेशर गैज का जो कंसेप्ट है या दबाव के फ़र्क का जो तस्वूर है उसको इस्तेमाल करके। तो इस तरह से आज हमारा यहाँ पर सतही तनाव से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो मैंने शुरुआत में जहाँ से ये लेक्चर शुरू हुआ था, यानी जहाँ से ये हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सयाल की स्टडी करने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग ब्रांचेज़ हैं। ओके, जिनमें से हमने उनके जो नाम जो रखे थे वो थे, एक में हमने सयाल जो है उसको हालत सुकून में स्टडी करना था और एक जो है जिसमें सयाल को हालत हरकत में स्टडी करना था। तो अगर हम किसी सयाल को हालत सुकून में अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमने उसे हाइड्रोस्टैटिक्स कहा था, यानी आबी सुकूनियात या सयाली सुकूनियात। और उसी तरह से अगर कोई लिक्विड हालत हरकत में है तो उसकी जो स्टडी है हमने उसका नाम रखा था हाइड्रोडायनामिक्स, यानी आबी हरकियात या सयाली हरकियात। तो आज हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक्स यानी आबी सुकूनियात का जो आर्टिकल है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद वाले अगले लेक्चर के अंदर हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स यानी आबी हरकियात जो है उसका मुताला शुरू करेंगे। उसमें हम ऐसे सयाल या ऐसे माए की स्टडी करने वाले हैं जो कि रुका हुआ ना हो बल्कि फ्लो में हो, हालत हरकत में हो। ओके, मुझे उम्मीद है कि आज तक के जो पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे और आपने वो नोट कर लिए होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।